इस वक्त की सूरत हाल में खान साहब की तरफ से पहले एक बड़ा क्लियर कहा गया था कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनके साथ किसी भी सूरत में बैठा नहीं जाएगा। इस वक्त मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है। आपके ख्याल में अगर किसी मौके के ऊपर हुकूमत बनाने का ऑप्शन मिले तो क्या आपकी जमात दीगर जमातों के साथ बैठना चाहेगी, या जो भी कुछ करेंगे वो इनफरादी सतह पर ही करना चाहेंगे? देखिए, इसके ऊपर खान साहब ने बड़ा पहले दिन से क्लियर मौक़िफ़ रखा है कि हम तीन जमातों के अलावा हर जमात से बात करने को तैयार हैं। जी। और वो तीन जमातें पीएमएल-एन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है, हम्म। क्योंकि इन्होंने हमारी सीटें चुराई हैं। हम्म। क्योंकि जो सीटों के रिजल्ट बदले गए हैं, उसके बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा पीएमएल-एन है हम्म। या फिर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी है। उसके अलावा हम सबसे बात करने के लिए, तो हमारा पहले दिन ये मौक़िफ़ है और अभी यही मौक़िफ़ है। जी। अच्छा, ये सर बताएं कि जो पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके तकरीबन 40 से ज़्यादा एमएनएज हैं जिनको जमात छोड़ने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है, और इसके ऊपर ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आईनी और कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए। तो इसके कोई सबूत मौजूद हैं पीटीआई के पास कि आया उन एमएनएज को किस बुनियाद के ऊपर मजबूर किया जा रहा है कि वो जमात छोड़ें? देखिए ना, उन पर तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं और एक दो तीन तो अगवा भी किए गए हैं। तो ये हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने डिक्लेरेशन तो ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं उन्होंने, अब इसमें जो ताखीर कर रही है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हम्म। ये कह के ये हम उनके हवाले से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उन्होंने क्या कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है हम्म। कि 41 जो है, 39 जो है, उनका तो ऑलरेडी एसोसिएशन हम्म। क्लियर हो गई। जी बिल्कुल। बाकी 41 के बारे में चूंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे इस हवाले से किया हम्म। है कि उन्हें ईसीपी नहीं पार्टी को हम्म। रिकग्नाइज कर रही, तो उनको हम 15 दिन का मौका देते हैं कि वो अपने डिक्लेरेशन दाखिल करें, जो हम्म। कि हमने कर दिया। तो इसलिए उसमें अब हम कौन सा है ये, जिसके लिए ये बार बार कहते हैं कि हम तो जाएंगे वापस सुप्रीम कोर्ट के पास क्लैरिफिकेशन के लिए। हम्म। मेरे नजदीक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बड़ा वाज़ेह तौर पे दिया है। हम्म। हम्म। सही, लेकिन सर आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। अभी कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और इत्तलात हैं कि उसमें एक करारदाद भी मंजूर की जाएगी जो कि इस फैसले के खिलाफ ही होगी। तो आपके ख्याल में उस एक तो करारदाद की कोई आईनी हैसियत या कानूनी हैसियत होगी, अलामती होगी वो? दूसरा ये कि अगर ऐसा कोई ऑर्डिनेंस हुकूमत लाती है तो उसकी क्या फिर स्टेटस होगा? देखिए, अव्वल तो करारदाद वो मूव नहीं कर सकते कि आइन में लिखा हुआ है हम्म। कि आप, आर्टिकल 69 है कि आप उसमें जजेस के कॉन्डक्ट, ये इन चीज़ों के बारे में या बिल्कुल नहीं आप कोई रेजोल्यूशन पेश कर सकते या मंजूर कर सकते हैं। हम्म। वो अपनी आईनी जिम्मेदारी की बड़ी क्लियरली खिलाफ वर्जी करेंगे अगर कोई इस किस्म का रेजोल्यूशन पेश, जिस तरह के इन्होंने बयानात दिए हैं जो कि हम्म। वाज़ेह तौर पर मैं समझता हूँ तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। जी। और हर सूरत वो एक अपनी जगह है, हम्म। लेकिन वो जो है किसी भी तौर पर ये नेशनल असेंबली में इस किस्म की करारदें नहीं लेके आ सकते और हम्म। गलत होंगी। हम्म। फिर उसके बाद मामला को और उलझाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं, डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ईसीबी से कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन लें, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर हर तरह के हमले कर रहे हैं, हम्म। सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कोई कानून साजी की भी कोशिश हम्म। करें जिसकी आइन किसी तौर पर भी इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं उसी तरफ आना चाह रही हूँ सर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता ये जो उठाया है कि वो शायद कोई कानून साजी ऐसी करे। सर लेकिन अगर कानून साजी कोई करते हैं उसके लिए कौमी असम्बली की तो ज़रूरत होगी। तो अगर ऐसा होता है तो 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास मौजूद नहीं होगी। तो आपके ख्याल में फिर ये किस तरह मैनेज करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये तो सूरत हाल जब सामने आएगी तभी मैं कुछ वाज़ेह जी। तौर पे कह सकूंगा ठीक। कि किस किस्म की ये कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। मेरे नज़दीक कोई भी कानून साजी किस्म की होगी जो आइन के खिलाफ होगी और जो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ या अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद के खिलाफ होगी, वो वाज़ेह तौर पर गैर आइनी होगा और उसको स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए और किया जाएगा फौरी तौर पर।
ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे चलते-चलते ये भी फरमा दीजिएगा कि आपने कुछ अहम बातें की कुछ रहनुमाओं के हवाले से। आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने खान साहब को माज़ी में मजबूर किया था असेंबलियाँ तोड़ने के ऊपर। मरवत साहब के बारे में आपने कहा कि वो किसी और मकसद के लिए पार्टी में आए थे। आपके ख़्याल में ये स्पेस इन लोगों को मिला कैसे? क्योंकि जो पुराने लीडरान थे वो तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो आहिस्ता-आहिस्ता करके अलहदा भी हो गए, कुछ कैद में भी चले गए, जेल की सलाखों के पीछे। तो आपके ख्याल में ये कौन लोग थे जिन्होंने पार्टी को हाईजैक भी किया और इसको होने भी दिया गया? देखिए, वो तो बड़ा वाज़ेह है, जब वो एक नई पार्टी बनाई गई जहांगीर तरीन के तहत, इस्तेहकाम या क्या नाम था उस जी, पार्टी जी। का, तो ये इस्तेहकाम लोग सब पाकिस्तान। शामिल जी। हो गए उस पार्टी के हुँ, अंदर। हुँ, वो तो पार्टी चूंकि बुरी तरह से नाकाम हो गई है, उसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, तो अब कोशिश हो रही है कि जो लोग उसको पीटीआई को छोड़कर उसमें शामिल हुए थे, हुँ। अब उनको किसी तरह से फिर वापस पीटीआई के अंदर भेजा जाए, ताकि वो हमारे मर्जी के मुताबिक वहाँ फैसले करवाने की कोशिश करते रहे। हुँ। लेकिन सर ये जो फवाद साहब हैं या इमरान इस्माइल साहब जैसी शख्सियात हैं और भी कई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पार्टी में वापस आएँ दोबारा से। उनके अगर आप बयानात पढ़ें तो लगता ये है कि अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के लिए है। तो क्या आपके ख़्याल में उनके लिए पीटीआई के दरवाज़े खुले हैं और खान साहब की इस पे क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक फैसला खान साहब ने कर दिया था कि जी। जिन्होंने पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन की है हुँ, या कोई पार्टी बनाई है, उनकी उनकी वापसी हम पार्टी के अंदर नहीं होने देंगे। हुँ, और जो लोग कहीं पीछे हट के बैठ गए थे या खौफजदा हो गए थे या टॉर्चर की वजह से खामोशी इख्तियार कर गए थे, उनका केस जरा डिफरेंट है, वो हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, वो उनको वापस लाना या उनको फिर से पार्टी में किसी तौर पर दाखिल करना, वो पॉलिसी के खिलाफ होगा।